नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारे लेवल 1 में कुछ प्रश्न हैं जो विवादित हैं। अलग अलग कोचिंग संस्थानों ने अलग अलग तरह के उनके उत्तर मान रखे हैं। तो क्या संभावित उत्तर रह सकते हैं, किन प्रश्नों पर बोनस मिलने की संभावना है और कौन से प्रश्नों के डिलीट होने की संभावना है, उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है अपना मनहारी टिब्बा, ठीक है ना। तो इसका जो प्रश्न आपको आंसर मिल रहा है, ज्यादातर दो मिल रहे होंगे, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। इस क्षेत्र में वैसे तो दोनों की ही मिलने की संभावना रहती है, लेकिन सर्वाधिक जो उपयुक्त है ये किसके लिए है? प्राकृतिक गैस के लिए। और ज्यादातर इंस्टीट्यूट ने माना भी प्राकृतिक गैस है, तो संभवतः इसका उत्तर जो रहेगा प्राकृतिक गैस ही रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कंवर सेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत कब की गई थी? अब देखो, कंवर सेन ने राजस्थान नहर का जो प्रारूप तैयार किया था वो 1948 में किया था, ठीक है ना। तो इस नहर का जो प्रारूप तैयार हुआ था 1948 में कंवर सेन द्वारा। 1958 में इसकी नींव रखी गई थी। क्या रखी गई थी दोस्तों? इसकी नींव रखी गई थी, ठीक है ना। और बात करें 1961 में, 1961 में इसमें पानी छोड़ा गया। क्या छोड़ा गया था भाई? पानी छोड़ा गया था। और पानी छोड़ने वाले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिन्होंने इसमें क्या छोड़ा था? पानी छोड़ा था। पहले इसका नाम राजस्थान नहर हुआ करता था और 1984 में इसका नाम बदल के रख दिया था इंदिरा गांधी नहर, ठीक है ना। तो इंदिरा गांधी नहर नाम कब रखा गया? 1984 में। तो इसका जो उत्तर होगा, कंवर सेन नाम से पूछा है इसलिए कंवर सेन ने इसका जो प्रारूप तैयार किया था वो 1948 में किया था। हालांकि कुछ इंस्टीट्यूट ने इसका 1958 भी माना है, तो जो ज्यादा संभावनाएं हैं वो 1948 की रहेंगी। अगला प्रश्न जो सबसे ज्यादा विवादों में है आजकल वो है बीसल देव रासो। कौन सा है भाई? बीसल देव रासो किण वात्रो काव्य है, अर्थात इसकी शैली क्या मानी जाएगी? ये वीर काव्य भी माना जा रहा है और प्रेम काव्य। अब देखो, दोनों ही चीज ऑथेंटिक है। ऑथेंटिक कैसे कह सकते हैं कि अपनी जो आरबीएससी की किताब है, कौन सी किताब है? आरबीएससी की बोर्ड की जो चलती है 10th क्लास की किताब। कौन सी क्लास की है? 10th क्लास की किताब। उसमें इसका उत्तर माना गया है वीर काव्य, ठीक है। जबकि प्रेम काव्य जो माना है वो इसका उत्तर माना गया है अपनी जो किताब है हिंदी ग्रंथ अकादमी। कौन सी है भाई? हिंदी ग्रंथ अकादमी वाली जो किताब है उसका पेज नंबर है 318 संभवतः, उस पर इसका उत्तर क्या माना गया है? प्रेम काव्य माना है। देखो, जिसका प्रूफ भी अपने पास है। ये अपनी किताब है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा और विरासत। ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब है। इसका पेज नंबर 318 है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि 13वीं शताब्दी में व्यास ब्राह्मण नरपति नाले ने बीसल देव रासो की रचना की। यह बीसल देव चौहान और भोज परमार की पुत्री पर आधारित एक प्रेमाख्यान है और इसमें रचना काव्य में सौंदर्य, भावाव्यक्ति और स्वाभाविकता दृष्टिगोचर होती है। इसमें कहीं भी वीर काव्य जैसा जिक्र नहीं किया गया है। अब बात करते हैं किसकी? अगला जो कौन सा है हमारा, ये 10th की किताब है अपनी, ठीक है, अपनी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की किताब है। इसमें देख रखा है रासो। रासो क्या है? इसमें दे रखा है मोतीलाल मेनारिया के अनुसार जिस ग्रंथ काव्य में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का विस्तृत वर्णन हो उसको रासो कहते हैं। और रासो ग्रंथों में चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो, नरपति नाले का बीसल देव रासो। तो यहां इन्होंने क्या माना है कि इनको रासो को क्या कहते हैं भाई? इसमें वीरता से संबंधित जानकारी मिलती है और इसी में पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, सगत रासो आदि आते हैं। तो इसके अनुसार माने तो फिर उत्तर क्या होगा भाई? तो उत्तर होगा अपना वीर काव्य। तो दोनों ही ऑब्जेक्शन की चीजें हैं। देखते हैं बोर्ड किसको मानता है। वैसे ज्यादा संभावना हिंदी ग्रंथ अकादमी की रहती है। एक प्रश्न है, भारत गौरव रेल। कौन सी रेल है भाई? भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी अगर बात करें तो दो इसमें माने जा रहे हैं। एक तो माना जा रहा है घरेलू पर्यटन, ठीक है ना, और एक राजा और उनके शाही स्थानों को बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। अब देखो, कुछ कोचिंग वाले ने राजाओं और उनके शाही स्थानों को दर्शाने के लिए इसको माना है और कुछ ने माना है घरेलू पर्यटन। लेकिन इसका आंसर जो रहेगा संभवतः घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना रहेगा। अगला जो प्रश्न है, अगला है मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? वैसे तो प्रश्न सरल ही है।
लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों दे दिए। मरु राष्ट्रीय उद्यान, इसका विस्तार जो है ये कितना है भाई, 3162 वर्ग किलोमीटर। इसमें से भी दो है, एक कहां मिलता है इसका, जैसलमेर में, और दूसरा इसका विस्तार कहां मिलता है, बाड़मेर में। दोनों ही जगह विस्तार मिलता है। जैसलमेर में 1900 वर्ग किलोमीटर मिलता है, तो बाड़मेर में इसका 1262 वर्ग किलोमीटर मिलता है। अब दोनों ही ऑप्शन में दे दिए, तो विस्तार इसका जैसलमेर में भी है और विस्तार बाड़मेर में भी है, लेकिन ज्यादा विस्तार के आधार पर अगर मानते हैं तो फिर जैसलमेर है। वैसे दोनों ही ऑप्शन को इसमें वरीयता मिलनी चाहिए। बोनस वाला प्रश्न ये रह सकता है कि जैसलमेर भी रहेगा इसमें और बाड़मेर भी, और दोनों में से भी किसी एक को चुने तो फिर आंसर क्या होगा भाई, जैसलमेर। अगला जो प्रश्न है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। अलग लोग अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन इसका आंसर जो रहेगा सीबीओ ही रहेगा, इसमें कोई विवादित वाली बात नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रश्न है, राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में रहे हैं, उनका संबंध किस खेल से। तो इसका जो इनकी जो प्रोफाइल जो डीपी बनी हुई है, लगी हुई है सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसमें दिखाया गया है, इसका क्या माना गया है, फुटबॉल माना गया है। हालांकि अलग अलग लोग इसको अलग अलग मान रहे थे। एक प्रश्न ये है, सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखो क्या है दोस्तों, मानदंड संबंधित मूल्यांकनों में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो अंत में तो कौन सा होता है भाई, संकलनात्मक होता है या योगात्मक होता है, तो इसमें संरचनात्मक नहीं होगा, गलत है। मानक संबंधी मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो अंत में जो परीक्षण का उपयोग किया जाता है वो कौन सा होता है, योगात्मक, बिल्कुल सही है। अगला है, मानदंड संबंधित मूल्यों में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो निर्देशन के दौरान परीक्षण का योगात्मक का नहीं किया जाता है, तो ये भी गलत है। मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के दौरान परीक्षण का उपयोग किया जाता है, संरचनात्मक, फॉर्मेटिव बिल्कुल होता है, तो ये भी इसमें क्या है, सही है। तो दोनों में ही इसमें प्रश्न के क्या माने जाने चाहिए, आंसर माने जाने चाहिए, ठीक है ना। तो निर्देशन के अंत में परीक्षण योगात्मक, ये भी सही है, और निर्देशन के दौरान परीक्षण संरचनात्मक, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट है, वाचन की विश्लेषणात्मक विधियों में निम्न में से कौन सी विधि असंगत है। कुछ इसमें ध्वनि विधि को मान रहे हैं, कुछ इसमें वाक्य विधि को मान रहे हैं। देखते हैं बोर्ड क्या आंसर मानता है। यह भी एक ऑब्जेक्शन वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है, स्पीच मस्ट प्रेसीड, ठीक है ना। तो इसमें जो उत्तर जो माना जाएगा वो रीडिंग और राइटिंग ही माना जाएगा। हालांकि कुछ लोग इसका लिसनिंग और स्पीकिंग भी बता रहे हैं, लेकिन 99% जो उत्तर माना जाएगा वो रीडिंग और राइटिंग ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। अब देखो, कुछ लोग इसका आंसर मान रहे हैं शासन व्यवस्था और कुछ मान रहे हैं धार्मिक व्यवस्था। अब देखो, समाज को दोनों ही चीजें प्रभावित तो करती है, लेकिन ज्यादा जो संभावनाएं रहेंगी वो शासन व्यवस्था से संबंधित रहेंगी। हालांकि कुछ लोग इसका धार्मिक स्थान भी मान रहे हैं, कुछ इसका शासन व्यवस्था मान रहे हैं, लेकिन ज्यादा जो संभावनाएं रहेंगी वो शासन व्यवस्था को मानने की रहेंगी। अगला जो प्रश्न है, एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु अंकन योजना का उपयोग करता है। परीक्षक छात्र द्वारा दिए गए उत्तर की विशेषताओं का तुलना अंकन कुंजी में दिए गए उत्तर की विशेषताओं से करने के बाद अंक प्रदान करता है। परीक्षक द्वारा यहां मापन की कौन सी विधि को उपयोग में लिया गया है। इसमें भी अलग अलग विधि अलग अलग लोगों द्वारा बताई जा रही है। कहीं ग्रेडिंग बता रहे हैं, कहीं बिंदु विधि बता रहे हैं, कहीं प्रतिशत और कहीं रेटिंग, लेकिन सर्वाधिक जो संभावनाएं जो रहेंगी वो किसकी रहेंगी, प्रतिशत विधि ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो ग्रेडिंग तो हो नहीं सकता, तो कुछ कह रहे हैं बिंदु भी हो सकता है, प्रतिशत, लेकिन इसमें जो रहेगा अंकों के आधार पर, इसलिए प्रतिशत को माना जाएगा। विद्यालय पाठ्यक्रम के दौरान शिक्षण एवं अध्ययन में खोज उपागम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है। अब देखो, इसमें कुछ लोग तो जेरोम ब्रूनर को मान रहे हैं और कुछ कह रहे हैं H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने विधि दी थी कौन सी, खोज विधि। कौन सी दी थी भाई, खोज विधि, ठीक है ना। तो खोज या अन्वेषण विधि तो दी थी किसने, तो किसने दी थी, H.E. स्ट्रॉन्ग ने, लेकिन जेरोम ब्रूनर ने क्या दिया था, खोज उपागम। तो इसका आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, जेरोम ब्रूनर ही रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति में सही नहीं है। अब देखो, सही नहीं पूछा है तो सही है कौन सा भाई, यह वैज्ञानिक विधि को क्या करता है, प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसमें तो नहीं पूछा है। अब इसमें
संभवतः जो आंसर रहेगा 99% जो है वो सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान होता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ लोग इसमें हमेशा सत्य की खोज करता है, इसको भी गलत मान रहे हैं। कुछ कह रहे हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण, इसको भी क्या मान रहे हैं, गलत मान रहे हैं। इसका मतलब ये तीनों ही उत्तर हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना 99% जो रहेगा सकारात्मक विज्ञान की जगह है नियामक विज्ञान होता है, इसी को उत्तर माना जाएगा। नेक्स्ट है पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, ठीक है। इसके भी दो उत्तर निकल के आ रहे हैं, डिजिटल बुक रिकॉर्ड और डिजिटल पुस्तकालय। अब दोनों में से देखो किसको माना जाता है, ज्यादा संभावनाएं तो डिजिटल पुस्तकालय की लगती हैं, लेकिन कुछ लोग इसका डिजिटल बुक रिकॉर्ड भी बता रहे हैं। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं हाइपरलिंक्ड होते हैं या लिंक्ड होते हैं, इन दोनों में से ज्यादा संभावनाएं दर्शाई जा रही है। हालांकि ज्यादा लोग इसको लिंक बता रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें हाइपरलिंक को भी बता रहे हैं। अब बोर्ड की जब आंसर की आएगी तभी पता चलेगा उत्तर क्या माना जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ इसमें सबस्क्रिप्ट बता रहे हैं, कुछ इसमें सुपरस्क्रिप्ट बता रहे हैं, ठीक है ना। दोनों स्थितियों में अगर ज्यादा प्रायोरिटी दें तो किसको दी जाती है, सबस्क्रिप्ट के लिए दी जाती है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए भी काम में लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ बोनस मिलने की भी संभावना हो जाती है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ प्रश्न थे हमारे जिन पर बच्चे भ्रमित थे, अलग अलग तरह से उन्होंने आंसर मान रखे थे। किन प्रश्नों की ज्यादा उत्तर मानने की क्या संभावना रहती है वो मैंने अपना विचार रखा है। बाकी अधीनस्थ बोर्ड की जब आंसर की आएगी तब इसका पता चलेगा। उसके बाद आपत्ति भी मांगेंगे और उसमें जो प्रूफ मिलेगा उस प्रूफ के आधार पर आपत्तियां भी लगाई जाएंगी। तो देखते हैं बोर्ड क्या आंसर मानता है। अब दोस्तों बात करते हैं एग्जाम की। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमारे हैं वो लगभग ऑब्जेक्शन के इसमें, अगर इसमें से 2-3-4 प्रश्न डिलीट हो जाते हैं या कहीं बोनस मिल जाता है, डिलीट अगर होते हैं तो बहुत से लोगों के जो अंक हैं वो इससे ज्यादा कम होने वाले हैं। और हमने अभी 3-4 दिन पहले जो वीडियो डाला था, लोगों के लगातार उस पर व्यूज भी आ रहे हैं, कमेंट भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा गहन अध्ययन चल रहा है लेवल फर्स्ट की कट ऑफ क्या जा सकती है। इसका अभी भी जब अनुभव हो रहा है उसके आधार पर अगर माने तो जो कट ऑफ हमने बताई थी उससे भी 5-5 नंबर कम कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। कट ऑफ के लिए हमने पहले, इससे पहले इस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, उससे पहले भी हमने एक वीडियो को अपलोड किया है, उसमें आप लेवल फर्स्ट की साथ में जनरली और लेवलों की भी कट ऑफ बताइए। लेवल फर्स्ट के लिए विस्तार से उसमें कट ऑफ बताइए, लेकिन वर्तमान की स्थिति को देखें या फिर जैसे ही आंसर की आएगी कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे उस स्थिति को देखें तो जो कट ऑफ बताइए उससे 5 नंबर तक कम जाने की संभावना रहेगी। यानी कि जनरल की अगर बात करें तो 95+ जो है वो अपने आप को रेस में मान सकते हैं बिल्कुल। और अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी की बात करें तो 90+ और एमबीसी वाले 88+ जो है तथा एससी एसटी वाले 80+ जो है वो अपने आप को रेस में बिल्कुल मान सकते हैं। क्योंकि जितना एनालिसिस लगातार किया जा रहा है हमें दूर दूर तक भी बच्चे ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि जिनके 100+ मार्क फर्स्ट लेवल में हो। तो बिल्कुल भी घबराए ना और ऐसे भी ना सोचें कि साहब हम एग्जाम तक वेट करें। बिल्कुल 3-4 दिन है, आराम से होली मनाइए, खूब होली रंगों से खेलिए, धूल मिट्टी से खेलिए, कीचड़ में लोटिए, जैसे आपको मनानी हो उस प्रकार से होली मनाएं, बिल्कुल उसका पूर्ण रूप से लुत्फ उठाएं, ठीक है ना। लेकिन 3-4 दिन बाद जब होली का त्योहार निकल जाए उसके बाद अपने दिमाग को बिल्कुल व्यवस्थित करें और व्यवस्थित दिमाग से सोचें कि क्या हमको करना है। क्योंकि 2023 जो है इसमें भर्तियों का पिटारा है, सभी डिपार्टमेंट में भर्ती आने वाली है। तो अपने आप को बिल्कुल ही निराश ना करें, बिल्कुल एक नए मन से और नए तरीके से किताबों को उठाएं और बिल्कुल उस प्रकार से पढ़ें कि पहले हमसे क्या कमी रही थी। पेपर, हालांकि पेपर का स्तर शुरू में सरल था, बाद में कठिन था, तो हम उसमें ज्यादा बहक गए, बहकते नहीं तो हम अच्छा स्कोर कर सकते थे, ऐसा पेपर था। लेकिन ज्यादातर स्थिति जिन बच्चों की अच्छी तैयारी थी सबके साथ ऐसा ही हुआ है। तो कोई बात नहीं, जो हुआ उसको भूल जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है। आने वाले वक्त में हमको क्या करना है, बिल्कुल भी हार नहीं माननी है, निराशा का बिल्कुल भी कोई अपना ऐसा दिमाग में कोई विचार नहीं लाना है, ठीक है। बिल्कुल मस्त तरीके से होली खेले, अच्छी तरह से अपनी भाभियों के साथ, भाभी देवर के लिए होली खेलना एक बड़ा एक अच्छा वो माना जाता है। ज्यादातर हमारे समाज में ये चीजें चलती हैं। तो बिल्कुल देवर भाभी खूब होली खेले, अपने दोस्तों के साथ होली खेलें और मस्त से इस त्योहार को मनाएं। आप सभी के लिए एडवांस में होली की हार्दिक शुभकामनाएं।
मस्त तरीके से रहें और होली खेलें। ठीक है ना, धन्यवाद।